तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा स्टार्ट करी थी अर्थक्वेक वेव को लेकर। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इंटीरियर ऑफ द अर्थ का पार्ट 3 पूरा करेंगे और बिना देरी करे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यह है पार्ट 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th NCERT, which is important for all competitive exam, mainly for UPSC, UPPCS, and like SSC and other exam also. तो हम शुरू करते हैं। बॉडी वेव interact with the surface rock and generate new sets of wave, which is called surface wave. These waves move along the surface. The velocity of waves changes as they travel through the material with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. Their direction also changes as they reflect or refract when coming across the material with the different density. इस आर्टिकल में, इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है? देखिए, जब भी बॉडी वेव सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी तो वो सरफेस वेव जनरेट कर देंगी या सरफेस वेव बन जाएगी। ठीक है, देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ सरफेस वेव। दिस वेव, ये वेव क्या करती हैं? ये सरफेस के साथ मूव करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, सरफेस वेव। और जैसे ही ये किसी लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जाएंगी, सपोज ये मीडियम है, इसका डेंसिटी 10 है और ये एक मीडियम है, इसका डेंसिटी 20 है। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगी तो इस मीडियम में स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी, विच मीन्स जितना ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा, जितनी अधिक डेंसिटी होगी, उस मीडियम में वेव की डायरेक्शन उतनी ही फास्ट होगी, पहली चीज़। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी वेव तो डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब ये जैसे यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव करे या फिर इधर मूव करे, तो डायरेक्शन भी प्रभावित होगी मटेरियल के चेंज होने से या मटेरियल की डेंसिटी चेंज होने से। और अगर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्ट होती है, तो तब भी डायरेक्शन चेंज होगी डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट तरीके से। यही इसी आर्टिकल का एक तरीके से क्रक्स है। देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉडी वेव। 2 तरह की बॉडी वेव होती हैं। पहला हो गया पी वेव। अब हमने पहले ये पढ़ लिया कि बॉडी वेव होती है और सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव और सरफेस वेव क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया। बॉडी से सरफेस जनरेट होगी। अब हम एक एक करके हर एक को बेसिक से पढ़ेंगे, जानते हैं कि बॉडी वेव किस तरह के क्या करती हैं और कितने प्रकार की होती है। तो 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, जिनको हम पी वेव और एस वेव कहते हैं। ठीक है, अब पी वेव जो होती हैं वो फास्ट होती हैं, डायरेक्शन मतलब फास्ट उनकी स्पीड होती है। आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, और इनको बोलते हैं प्राइमरी वेव। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव। द फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी हाईलाइट दिस। ये कह रहा है कि पी वेव आर सिमिलर टू दी साउंड वेव, और ये प्राइमरी वेव होती है। दे ट्रेवल
थ्रू द गैस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल। तीनों मटेरियल में पी वेव ट्रेवल कर सकती है, जबकि एस वेव के साथ ऐसा नहीं है। अब जैसे सरफेस पर सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचेगी? पी वेव पहुंचेगी। पी वेव क्या है? पी वेव है एक तरह की बॉडी वेव। इस पी वेव के बाद आएगी फिर एस वेव सरफेस पर। एस वेव भी क्या है? बॉडी वेव है। फिर इनके बाद आएगी सरफेस वेव सबसे लास्ट में। अब ये सरफेस वेव सबसे लास्ट में पहुंचती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही और कैटेस्ट्रॉफिक कंडीशन यही पैदा करती है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी सरफेस वेव ही होती है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे। तो एस वेव जो होती हैं सरफेस पर आती हैं विद सम टाइम लैग, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पी वेव ऐसी वेव होती हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती हैं पी वेव, ये लिखा हुआ है। जबकि एस वेव ऐसी वेव हैं ये ओनली सॉलिड मीडियम से ही ट्रेवल करती हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर मतलब अर्थ में एक पोर्शन होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में आउटर कोर, आउटर कोर में किस तरह का फॉर्मेशन है ये एस वेव की इसी प्रॉपर्टी की वजह से पता चलता है। उसको हम आगे देख लेंगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इट हैज हेल्प्ड scientists to understand the structure of the interior of the earth. Reflection causes wave to rebound, whereas refraction make waves move in the different direction. अब अगर ये पॉइंट है, एक ये वेव आ रही है, अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो वेव रीबाउंड हो जाएगी वापस, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब ये डायरेक्शन अलग हो जाएगी, डायरेक्शन भटक जाएगी अपनी, ठीक है। द वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई डायरेक्शन कैसे अलग हुई है या नहीं हुई है? इन वेव्स को हम सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये पता चल जाता है हमें कि डायरेक्शन में परिवर्तन आया है या नहीं आया है। दिस सरफेस वेव आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। मैंने बताया था सरफेस वेव सबसे लास्ट में आने वाली वेव होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं? सरफेस वेव ही होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, हैंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑक्योर्स। जो बिल्डिंगें गिरती हैं वो सबसे ज़्यादा सरफेस वेव का इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे मूव करती हैं, और उनके मूव करने से इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन सी हलचल और किस तरीके से हलचल पैदा होती है। इस हेडलाइन के थ्रू, इस पैराग्राफ के थ्रू हम वही डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव ट्रेवल इन द डिफरेंट मैनर। हमने पढ़ लिया कि भाई सबसे पहले पी वेव धरती पर आएगी जो कि बॉडी वेव है, उसके बाद एस वेव धरती पर आएंगी जो कि एस वेव मतलब जो भी एक क्या है, एक बॉडी वेव ही है। उसके बाद सरफेस वेव आएगी। तो सबसे लास्ट में आने वाली कौन सी वेव है? सरफेस वेव है। हमने ये जान लिया। एज दे मूव और प्रोपगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। जब वो मूव करती हैं चट्टान के थ्रू अर्थ के इंटीरियर में, तो उस मोमेंट की वजह से वाइब्रेशन होता है। किस में वाइब्रेशन होता है? रॉक में वाइब्रेशन होता है। किस रॉक में? जिस रॉक के थ्रू वो गुजरती हैं, पास होती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। पी वेव वाइब्रेट
पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब सपोज वेव का डायरेक्शन ऐसे है, वेव का डायरेक्शन ये है, तो पी वेव ऐसे ही वाइब्रेट करेगी, मतलब डायग्राम के थ्रू ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ में खिंचाव और फैलाव पैदा होगा। खिंचाव और फैलाव मतलब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, लेट मी इरेज दिस। खिंचाव पैदा होगा और फैलाव आएगा। प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा। भाई ऐसे ऐसे करेंगे ना वेव तो प्रेशर लगेगा चट्टान में, रॉक में, जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल। अब जब यहाँ का डेंसिटी सपोज ए है, जब रॉक इधर मूव करेगी तो डेंसिटी कम या ज़्यादा नहीं हो जाएगी भाई, होएगी ना। फिर इधर मूव करेगी फिर डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो डेंसिटी का डिफरेंस आता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होती है मटेरियल की, विच लीड टू द स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल। अदर थ्री waves vibrate perpendicular to the direction of propagation। जो एस वेव हो गई और सरफेस वेव हो गई और जितने भी वेव हैं वो परपेंडिकुलर मूव करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पी वेव ऐसी है जो पैरेलल मोमेंट होता है जिसका। Hence they create trough and crust in the material through which they pass। एस वेव ऐसी होती है जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे, दिस इज द मोमेंट ऑफ एस वेव। अब ये वेव का डायरेक्शन है, वेव यहाँ से स्टार्ट हुई इधर यहाँ पे पहुँच गई, तो ये वेव का डायरेक्शन हो गया। लेकिन ऐसे मूव कर रही है ना, वाइब्रेट ऐसे कर रही है ना, तो ये क्या हो गया, क्रस्ट एंड ट्रफ क्रिएट हो गया। ठीक है, ये ट्रफ हो गया और ये क्रस्ट हो गया, तो ये क्या होगी, एस वेव। सरफेस वेव आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, एमरजेंस ऑफ शैडो जोन। अब ये शैडो जोन आखिर होता क्या है, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। अर्थ का वो एरिया, हमारे धरती का इंटीरियर जो है उसका वो एरिया जहाँ पर वेव ट्रेवल नहीं करती हैं। सपोज ये एरिया ऐसा है जहाँ पे वेव ट्रेवल करती हैं, तो इसको बोल लें ये एरिया ऐसा है जहाँ पे ट्रेवल नहीं करती है, तो उसको बोलेंगे हम शैडो जोन। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब बढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं आगे। अर्थक्वेक वेव get recorded in seismograph located at the far off locations। However, this exists some specific area where the waves are not reported। मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफिक एरिया एग्जिस्ट करते हैं जहां वेव रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब वेव ट्रेवल ही नहीं करती वहां पे। Such a zone is called shadow zone। This study of different events reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कोई भी भूकंप आएगा, कोई भी अर्थक्वेक पैदा होएगा, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला कि भाई ये शैडो जोन क्रिएट करेगा। दूसरा ये होएगा कि हर एक अर्थक्वेक का डिफरेंट शैडो जोन होगा। ये भी है, ऐसा नहीं कि ए प्लेस पे कोई भूकंप आया है और बी प्लेस पे कोई भूकंप आया है तो दोनों का शैडो जोन समान होगा, ऐसा नहीं होगा। ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन। फिगर 3.2 में बताया गया है ए एंड बी में, जो बताती हैं शैडो जोन ऑफ पी एंड एस वेव। ठीक है, अब पी वेव का शैडो जोन अलग होगा, एस वेव का शैडो जोन अलग होगा, उसको हम देखेंगे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट सीस्मिक seismograph located at any distance with 105 from the epicenter। अब epicenter क्या होता है? 105 from the epicenter recorded the arrival of P wave and S wave। ये कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे एपिसेंटर हमने पढ़ा था, हाइपोसेंटर वो एरिया होता है अर्थ के इंटीरियर में जहाँ से भूकंप पैदा होता है, एपिसेंटर उसके 90 डिग्री पे होता है अर्थ के सरफेस पर, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये होता है हाइपोसेंटर, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो एपिसेंटर के 105 डिग्री पर अगर हम मापें, सपोज ये एपिसेंटर कहीं भी है, इसका 105 डिग्री हम अगर माप लें तो उससे क्या होगा, 105 डिग्री में जो है पी वेव और एस वेव दोनों मिलेंगी। ये 105 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया, पी वेव और एस वेव दोनों मिलेंगी, ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन द सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 105, अब ये 105 डिग्री अगर हो गया तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 145 डिग्री है, 145 डिग्री है, तो ये कह रहा है बियॉन्ड 145, इधर से मैंने एज्यूम कर लिया ये 145 है, बियॉन्ड 145 मतलब इधर की तरफ। दिस सीस्मोग्राफ, जस्ट ए मिनट वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। This seismograph located beyond 145 from the epicenter record the arrival of P wave। भाई 145 डिग्री के बियॉन्ड जो भी होगा इधर ओनली पी वेव आएंगी, मतलब ये केवल पी वेव का इलाका है, यहां एस वेव नहीं आएंगी। ठीक है, बट नॉट दैट ऑफ एस वेव, ये लिखा हुआ है। इस प्रकार ए जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम द एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज ए शैडो जोन फॉर बोथ टाइप ऑफ वेव। अब ये 105 से 145 के बीच जो एरिया बचा, ये पी वेव और एस वेव दोनों के लिए शैडो जोन हो गया। ठीक है, यहाँ ये एरिया ऐसा है जहाँ पे ना तो पी वेव आई हैं और ना ही एस वेव आएंगी, ये दोनों के लिए शैडो जोन हो गया। ठीक है, लेकिन ये एरिया ऐसा है जहां केवल पी वेव आई है, यहां एस वेव नहीं आई है, इसका मतलब ये एस वेव का शैडो जोन हो गया। ये किसका? एस वेव का शैडो जोन हो गया। अब एस वेव तो यहां भी नहीं है, एस वेव यहां भी नहीं है, एस वेव यहां भी नहीं है, एस वेव यहां भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा अर्थ है और ये एपिसेंटर है, यार एकदम कलर लेता हूँ थोड़ा डिफरेंस, हाँ ये एपिसेंटर है, तो यहाँ से 105 डिग्री, 105 डिग्री और 105 डिग्री, इसके बियॉन्ड एस वेव नहीं आएंगी, तो एस वेव का शैडो जोन 105 डिग्री से 105 डिग्री के बियॉन्ड हो गया। द शैडो जोन ऑफ द अर्थ इज बियॉन्ड 105 डिग्री, मतलब एस वेव केवल यहाँ तक ट्रेवल करेंगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे थोड़ा आप थोड़ा पीछे की जो नॉलेज हमने गेन करी उसको थोड़ा एक बार उस पर विचार करिए थोड़ा। हमने पढ़ा था कि एस वेव ऐसी वेव होती हैं जो केवल सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हमें ये पता चली कि एस वेव 105 डिग्री से 105 डिग्री के बियॉन्ड ट्रेवल नहीं करेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं 105 डिग्री के परे बियॉन्ड 105 डिग्री कोई ऐसा मीडियम है जो सॉलिड नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? 105 डिग्री तक तो एस वेव ट्रेवल कर रही हैं, 105 डिग्री के बियॉन्ड जा नहीं पा रही हैं। इसका मतलब 105 डिग्री के बियॉन्ड अर्थ के अंदर कोई ऐसा मीडियम है एपिसेंटर से
कि वहाँ पे मीडियम सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड नहीं है तो कैसा मीडियम होगा? लिक्विड होगा। तो इसलिए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई अर्थ का जो आउटर कोर है, भाई कोर 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 तो ये हो गया, अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। ये निष्कर्ष हमने इस एस वेव की आइडेंटिटी से निकाला। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट मी इरेज दिस। अगर समझना है तो एक बार उसको दोबारा से रिवर्स करके देखना तो आ जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, मानता हूँ पहली बार में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, बट यू कैन रिकॉल इट और इस पर विचार करना चाहिए। Thus, a zone between 105 to 145 from the epicenter was identified as the shadow zone for what type of waves? सही बात है। अगर सवाल पेपर में आ जाए कि पी वेव और एस वेव का शैडो जोन कौन सा है, ऐसा शैडो जोन जो पी वेव का भी है और एस वेव का भी है, तो 105 से 145 डिग्री के बीच में जो शैडो जोन क्रिएट होगा वो पी वेव और एस वेव दोनों का होगा। और एस वेव का शैडो जोन कौन सा होगा? 105 डिग्री के बियॉन्ड। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव। ये तो होगा ही भाई। भाई पी वेव का शैडो जोन सिर्फ कितना है? अगर ये 105 डिग्री है, ये 145 डिग्री है, 145 है, तो पी वेव का शैडो जोन सिर्फ इतना है। और एस वेव का शैडो जोन कितना है? एस वेव का शैडो जोन इतना है। ये एस वेव का शैडो जोन हो गया, जो कि अर्थ का 40% है। तो बड़ा कौन सा हो गया? ऑब्वियसली सबको दिख ही रहा है भाई, ये एस वेव का शैडो जोन पी वेव के शैडो जोन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये अर्थ का 40% है। तो अर्थ के 40% हिस्से में एस वेव ट्रेवल ही नहीं करती, ये बताने की कोशिश करी जा रही है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव appears as a bend around the earth 105 to 145 away from the epicenter. The shadow zone of S wave is not only larger in extent, but it is also a little over 40% of the earth's surface. You can draw the shadow zone for any earthquake provided you know the location of the epicenter. बात सही है। अगर कोई अर्थक्वेक आया है और तुम्हें उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर पता है, सपोज एपिसेंटर यहाँ है, ए है, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक का शैडो जोन कहाँ होगा। तुम ड्रॉ कर सकते हो। भाई इससे 105 डिग्री ले लेंगे, इससे 105 डिग्री ले लेंगे, ये एस वेव का शैडो जोन हो गया। इससे 145 डिग्री ले लेंगे और इससे 145 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया पी और पी वेव का शैडो जोन, और यही दोनों का शैडो जोन भी है। तो आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब हम अर्थक्वेक के बारे में, टाइप ऑफ अर्थक्वेक कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हैवी था, तो हम वीडियो को छोटा ही रखने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। तो धन्यवाद और मिलते हैं कल। तब तक ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।